बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, फाइनल अकाउंट में लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर हमने 5 कर लिया था। डन जी। अच्छा बच्चों, जितने भी हम अभी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन कर रहे हैं, तकरीबन 5 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। उन 5 क्वेश्चंस में कुछ हम लोगों ने कॉमन एडजस्टमेंट देखी जो कि हर बार आती हैं, और वो ऐसी एडजस्टमेंट है जो हमसे नॉर्मली हो जाती है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली एडजस्टमेंट तो वो उठा के देता ही क्लोजिंग स्टॉक की है। सबसे पहली एडजस्टमेंट कौन सी देता है? स्टॉक की। अच्छा, स्टॉक के अंदर फिर 2 वैरायटियाँ लगाता है। एक सिंपल कहता है स्टॉक 50,000 का, एक भी क्या कहता है कॉस्ट और एनआरवी का मसला दे देता है इसी स्टॉक में। फिर इसी स्टॉक में हमारे पास वो गुड्स और डैमेज यूनिट्स दे देता है। इसी स्टॉक में वो गुड्स दे देता है और डैमेज दे देता है। जो डैमेज होगा उसका एनआरवी का मसला आ जाएगा। इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं करता। एक ये एडजस्टमेंट तो लाजमी आती है, मुफ्त की एडजस्टमेंट है ये। उसके बाद डेप्रिसिएशन के बगैर तो फाइनल अकाउंट बनता ही नहीं है। अच्छा, डेप्रिसिएशन में वो क्या करेगा? या तो स्ट्रेट लाइन दे देगा, या तो रिड्यूसिंग बैलेंस दे देगा, या तो यूनिट्स प्रोड्यूस मेथड दे देगा। ये लाजमी आता है। फिर अक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स में से वो लाजमी क्या करेगा? आपको एडजस्टमेंट देगा। चौथी, प्रोविजन की लाजमी एडजस्टमेंट देगा। और अगर आपको प्रोविजन टीबी में नजर आ रहा है तो आपको पता हम अकाउंट बनाकर इसका फैसला करेंगे, बाकी को तो हम प्लस माइनस डायरेक्ट उनके मुकाम तक पहुंचा देते हैं। डन। अच्छा, 5वीं एडजस्टमेंट करेक्शन ऑफ एरर की हो सकती है। क्या हो सकती है जी? करेक्शन ऑफ एरर की हो सकती है। बच्चों, ये वो कॉमन 5 एडजस्टमेंट्स हैं, हैं जो तकरीबन हर फाइनल अकाउंट में आपको देखनी पड़ेगी। हर फाइनल अकाउंट में आप देख रहे होंगे, पहली 4 तो आपको हर बार नजर आ ही रही होती है। और टोटल कुल मिला के वो 7 एडजस्टमेंट देगा बच्चों। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो आप कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में सबसे पहले आपने सॉल्यूशन कॉपी कर लिया, सारी टीबी की वैल्यूज को फॉर्मेट में पुट कर लिया बच्चों। उसके बाद ना आपने एक और काम करना, एक और चीज सिखाता हूं, क्योंकि अभी तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा था, एग्जाम की मैनेजमेंट नहीं सिखा रहा था। अभी हम आपको एग्जाम की मैनेजमेंट भी सिखाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पे कितनी एडजस्टमेंट नजर आ रही है? 9। असल में ये एडजस्टमेंट 7 है। ये क्या है जी? ये 7 है। ये वैसे ही आ गया हुआ है। कितनी एडजस्टमेंट है जी? ये डेप्रिसिएशन एक इक्विपमेंट की और एक बिल्डिंग की है। बच्चों 7 एडजस्टमेंट है। बच्चों क्या है जी? 7 एडजस्टमेंट। बच्चों 7 एडजस्टमेंट में से ना 1-2 एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो हमें प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल देगी, जो हमें परेशान करेगी, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही। बच्चों क्या करना है? इनमें से जो समझ आएगी उसको पहले करना है। तरतीब से चलने की जरूरत है नहीं। पहली एडजस्टमेंट आसान लगती है, पहली कर लो। उसके बाद डेप्शन आसान लगती है, पहले डेप्शन को निपटा लो। देन जी, जब डेप्शन के एडजस्टमेंट करेंगे, डेप्शन के एक्सपेंस ने एडवन में चले जाना है, और कम से कम एसेट का अकाउंट तो क्लोज होगा ना, तो एसेट की टैब को क्लोज करके उसका नंबर सिक्योर कर लो। जो एडजस्टमेंट आसान है वो करेंगे, मुश्किल को एंड के लिए रखेंगे, और फिर एंड में तसल्ली से सोचेंगे, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 30 मिनट है फाइनल अकाउंट के सवाल को करने के लिए। बात समझ आ रही है? तो हमने कुछ ऐसी तरतीब लगानी है कि 20 मिनट के अंदर अंदर मैं 15 नंबर फाइनल अकाउंट में से ले चुका हूँ। पीछे 10 मिनट होंगे और मुझे 5 नंबर के लिए मुश्किल एडजस्टमेंट को देखना, फिर तसल्ली से उनको मैं सोच पाऊंगा, और इंशाल्लाह फिर मैं वाकई में सोच ही पाऊंगा, फिर मैं सोच लूंगा। मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि मैक्सिमम मैं नंबर ले चुका। अब मुझे खौफ नहीं है, डर नहीं है कि अच्छा अगर मेरे से ना भी हुआ तो मेरा पेपर आ जाएगा। पता मैक्सिमम 15 नंबर ले चुका, इसके आगे अगर मैं नहीं भी कर पाऊंगा तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर 20 मिनट में 15 नंबर ले जाएं तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मुश्किल से मुश्किल एडजस्टमेंट भी होगी तो उसने प्लस माइनस होना होगा। बात पक्की है, प्लस माइनस होना होगा, वो कहीं ना कहीं तो जा रही होगी। तो टैब में देख लेना, टैब में क्या लिखा वहां से हिंट ले लेना, फिर दोबारा वर्किंग करना, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाह 10 मिनट के अंदर मुश्किल एडजस्टमेंट भी संभाल लोगे आप लोग। तो आराम से उनमें से 20 में से 20 नहीं, 20 में से 16-17 नंबर तो आप काबू कर ही लोगे। और फाइनल अकाउंट में से इतने सवाल ले लेना बहुत बड़ी बात। डन जी? अच्छा जी। और बाकी पीछे जो पेपर पड़ा होगा बच्चों इंशाल्लाह हमें आता होगा,
आप लोगों ने माशाल्लाह पूरे लेक्चर लिए हैं, सारी तैयारी की है, आपका पेपर इंशाल्लाह मोर देन अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। और पेपर में इंशाल्लाह आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा इंशाल्लाह, जब हॉल से निकलेंगे या ड्यूरिंग द पेपर आपको ये फील आ जाएगी यार पेपर पास है हमारा, पेपर पास है हमारा इंशाल्लाह। डन, चलें जी क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 में फॉर्मेट बना लिया आप लोगों ने? क्वेश्चन नंबर 6 का नाम क्या जी? केयर्स एंड शेयर्स, ठीक है। मुझे बता दीजिएगा, मैं आपसे ये शेयर भी का सोल्यूशन सारे शेयर कर दूंगा आपसे, ठीक है, ताकि आप लोग तसल्ली से फिर लिख लीजिएगा। सबसे पहले सेल्स तो आनी है, सेल्स, फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स, देन एडमिन एंड सेलिंग। कॉस्ट ऑफ सेल में कम से कम 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, और एडमिन सेलिंग के लिए भी 2-3 लाइनें छोड़ दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एडजस्टमेंट ज़्यादा आती हैं। नेक्स्ट, अच्छा एडमिन एंड सेलिंग आज कंबाइन है, एडमिन एंड सेलिंग कंबाइन है। लो जी, आज तो फिर याशी प्रो वहाँ आ गया, एडमिन सेलिंग की बाइफरकेशन में चाहिए, सबको इधर ही भेजना है, बस सबको इधर ही भेजना है। आगे जी, अच्छा फाइनेंस इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ है, इंटरेस्ट एक्सपेंस, बस जी डन, ये हो गया। नेक्स्ट पे आ जाए, नेक्स्ट नॉन करंट एसेट्स पे आ जाए जरा। नॉन करंट एसेट में जी पहले कौन है जी? देन जी स्टॉक, देन ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक कंबाइन है जी, बस जी ठीक है। आगे आ जाए, कैपिटल वाली साइड पे आ जाए और लाइबिलिटी वाली साइड पे आ जाए। कैपिटल, ड्राइंग्स, नेट प्रॉफिट, ये तो लाजमी आ रहा है जी। इसके अलावा जी क्या है जी? नॉन करंट लाइबिलिटी है, लिखा भी है, अच्छा वो लिखवाएं 10% लॉन्ग टर्म लोन, बस यही लिखवाना है, 10% लॉन्ग टर्म लोन है जी। और करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, इसका मतलब है यहां से देखें अभी मैंने अभी एडजस्टमेंट ही नहीं पढ़ी, तो मुझे पता चल गया कि टीबी में 10% लॉन्ग टर्म लोन आ रहा होगा, उसमें से 2 लोन हो गए, एक करंट में जाएगा और एक नॉन करंट में जाएगा। अभी हमने एडजस्टमेंट भी नहीं पढ़ी, देखें ये लिखने से हमें आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो 10% लॉन्ग टर्म लोन भी है और 10% शॉर्ट टर्म लोन भी है, ऐसे ही है, ठीक है। 10% करंट पोर्शन मीन शॉर्ट टर्म लोन होगा, करंट पोर्शन लोन। आगे जी, accruals एंड अदर्स पेबल्स, accruals और अदर पेबल्स, तो पता चला हमारे पास ट्रेड पेबल्स नहीं है, ठीक है। चले अब आ जाए जी, सेल्स लिखवाएं। अब फॉर्मेट बना लिया, अब टीवी से वैल्यूज उठाओ और फॉर्मेट पुट करो। सेल्स बताएं, 433
50, इसके अलावा -135 और बस जी कॉस्ट ऑफ सेल में आ जाए 24,000 देन -3। अच्छा रुपीज इन 1000 चल रहा है, रुपीज इन 1000 चल रहा है, अभी रुपीज इन 1000 चल रहे हैं, ठीक है। 3000 माइनस और 330,000 है, बस सिंपल 330। ओके बच्चों 1000 कॉमन चल रहा है ना, बट टीबी में ऑलरेडी कॉमन है, बस जो वैल्यूज लिखी है उसको उठा के मुझे लिखवाते रहे बस। इसके अलावा कुछ है जी? जी लिखवाएं जी। जी प्लस माइनस 1568 और इसके अलावा एडवांस सेलिंग में आ जाए, इधर लंबी लिस्ट होनी है जी। 8783 आगे। अच्छा बस इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है। पीपी एक या दो हैं? दो हैं। पहले कौन है? बिल्डिंग आ गया जी। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट 5550। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है इसकी, माइनस कर दें 2154। नेक्स्ट कौन है एसेट जी? इक्विपमेंट है जी। कॉस्ट 997 बस माइनस 9975 है, 9975 माइनस 3621 ये गिवन है जी। चलो जी आगे चलें। प्री पेमेंट्स अदर पेबल्स में आ जाएं, अदर रिसीवेबल्स में आ जाएं जी। देन स्टॉक आना है, रिसीवेबल में आ जाए 5400। देन जी एडजस्टमेंट है इसमें। अच्छा कैश एट बैंक 448864 8864। कैपिटल ड्राइंग्स नहीं है, नेट प्रॉफिट नहीं है। 10% लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं होगा, ठीक है। इसकी एडजस्टमेंट आएगी, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें। अक्रूवल अदर पेमेंट्स में देखें कौन है? 313120 आ जाए, चलेंगे डन जी। चले अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या ट्रायल बैलेंस सारा पुट कर लिया सिवाय 10% लोन को छोड़ के? वो कितना? 7500। इसको हमने क्यों छोड़ा? क्योंकि इसमें से कुछ लॉन्ग टर्म का लोन है और कुछ शॉर्ट टर्म का लोन है, कुछ करंट पोर्शन है और कुछ लॉन्ग टर्म का है, इसलिए इसको मैं 75 को लॉन्ग टर्म में रख नहीं सकता मैं, इसने ब्रेक होना है अभी। और प्रीवियन आपको पता है जब टीबी में आ जाए वो तो अकाउंट बनाएंगे और क्लोजिंग जो प्रीवियन का आएगा वो रिसीवेबल में से माइनस होगा, इसलिए उसको भी हम वेट पे लगाते हैं। अच्छा जी क्लोजिंग स्टॉक पे आ जाए। फर्स्ट एडजस्टमेंट कहता है कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बच्चों कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी है? 9,00,000। बच्चों 3030 तो जल्दी जल्दी माइनस कर देना, गलती से हम ये लिख ही ना लें, ठीक है। ये सारे माइनस कर दें, 900 है। फिर फिजिकल स्टॉक टेकिंग रिवील्ड दैट स्टॉक रिसीव फ्रॉम सप्लायर। कहता है क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी आ रही है? 900 आ रही है। कितनी आ रही जी? 900 आ रही है, 900 आ रही है। फिजिकल स्टॉक टेकिंग रिवील्ड दैट, कहता हमने फिजिकल स्टॉक टेकिंग किया, हम गोडाउन की फिजिकल चीजें देखी। स्टॉक रिसीव फ्रॉम अ सप्लायर बिफोर ईयर एंड, साल से पहले सप्लायर से हमारे ने स्टॉक खरीदा था, कहता वो गोडाउन में फिजिकल पड़ा हुआ था। वॉज टेकन इनटू अकाउंट, कहता उसको स्टॉक में टेकन कर लिया, स्टॉक में मैं रख लिया, उसको रखना ही था, तो कोई अनयूजुअल बात नहीं, यूजुअल है। सप्लायर से माल आ गया, अपना ही माल था, हमने क्या कर लिया, उसको स्टॉक में रख लिया। बट परचेजेस ऑफ 150 वॉज नॉट रिकॉर्डेड, कहता है लेकिन स्टॉक आ गया, और स्टॉक आना ही था, हमारा स्टॉक है, लेकिन कह रहा है परचेजेस हमने किताबों में रिकॉर्ड नहीं की
ड्यू टू नॉन रिसीट ऑफ इनवॉइस। कहता इनवॉइस नहीं आई, अगर इनवॉइस नहीं आई हमने परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की, अगर परचेजेस रिकॉर्ड नहीं की तो क्रेडिटर भी रिकॉर्ड नहीं किया होगा, तो कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ये हमारी ही चीजें हैं। आगे उसने ये नहीं कहा ये जो चीजें आई थी ये ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर पड़ी हैं या ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर पड़ी हैं, हमारी चीजें थी, हम तक चीजें पहुंच गई, बस रसीद नहीं पहुंची, रसीद नहीं पहुंची तो कोई नहीं यार, आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएगी, चीजें तो हमारी हैं, चीजें तो हमारी हैं, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई तो परचेज हो गई, उसकी सेल हो गई, उससे सेल रिकॉर्ड कर ली, जब चीजें भिजवा दी होंगी वो सेल रिकॉर्ड कर चुका, हम परचेज रिकॉर्ड कर लेंगे, पर हमने रिकॉर्ड नहीं की, हम किसका वेट करते रहे, इनवॉइस का, जबकि हमें वो रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए थी। तो परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई तो डबल एंट्री बनाएंगे, प्लस माइनस में कर लें, परचेज रिकॉर्ड नहीं हुई तो परचेज में ऐड कर लेंगे 150, और पेबल भी रिकॉर्ड नहीं हुआ तो पेबल भी रिकॉर्ड कर लेंगे 150 का। क्रेडिटर की टैब नहीं थी हमारे पास, कि थी? नहीं थी, पर क्रेडिटर तो आ गया, क्रेडिटर तो आ गया, डन। ये ट्रेड पेबल की टैब आई हुई है, तो ट्रेड पेबल, अदर्स पेबल, खैर चलो फिर मजबूरी है अदर पेबल में ले जाएंगे, क्योंकि क्रेडिटर की यहाँ पे टैब होनी चाहिए थी, क्योंकि ये ट्रेड पेबल है हमारा, डन। यहां तक कोई मसला बच्चों, यहां तक कोई मसला नहीं। फिर ये जो क्लोजिंग स्टॉक 900 का बच्चों, इसको क्या करना है बच्चों, वही कॉस्ट ऑफ सेल में माइनस कर देंगे और स्टॉक में जाके इसको ऐड कर देंगे, डन जी। यहां तक कोई मसला जी बच्चों? चलें जी पोस्ट करवाएं, कॉस्ट ऑफ सेल में 900 और परचेजेस 150। कॉस्ट ऑफ सेल में आए, पहले हमने क्या माइनस करना है जी, 900, और परचेजेस कितने की ऐड कर दी, 150 की, और स्टॉक में आए, स्टॉक में 900 का स्टॉक आ गया, स्टॉक में 900 का स्टॉक आ गया, और पेबल में अक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स में हमारे पास कितना पेबल आ गया जी, 150 का। ये हमने पहली एडजस्टमेंट कर ली, और सॉल्यूशन में जितने भी नंबर होंगे 1.5 नंबर तो शायद मिल ही गया होगा हमें, ठीक है जी। अच्छा जी, अच्छा अब आप लोगों ने क्या करना है, दूसरी एडजस्टमेंट पढ़ें और देखें, समय लगती है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर अंदर पढ़नी है। फुल कॉन्फिडेंस से क्या कर सकते हैं ये देखना, बस 30 सेकंड में पढ़ें बस, और बताएं फुल कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट करूंगा मैं। जी आपकी तरफ से जवाब आया नहीं? आपकी तरफ से जवाब आया नहीं? सर ये एडजस्टमेंट है, लोन वाज ऑब्टेन्ड ऑन 1 जुलाई, लोन इज पेएबल इन 6 इक्वल मंथली इक्वल 6 एनुअल इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। नहीं सर ये कॉन्फिडेंस नहीं है इसके ऊपर, छोड़ दे, नहीं करूंगा मैं इसको नहीं करूंगा, इसको सबसे एंड में देखूंगा, क्योंकि अगर अभी इसको सही करने बैठा ये मेरे 5-6 मिनट तो ये खा जाएगी एक एडजस्टमेंट, जबकि इसकी कुल टोटल औकात मेरे ख्याल में शायद 2 या ढाई नंबर की होगी। अगर इसका सोल्यूशन देखेंगे मुश्किल हो रही है, इसको छोड़ देंगे, इसको हम क्या करेंगे भाई एंड में देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं जो आसान कर सकते हैं वो तो कर लेना भाई, 20 में से 16 नंबर तो 15 नंबर तो घेरे ना, बाकी 5 मिनट के लिए एट द एंड ऑफ द जो 10 मिनट रहते हैं उसमें लड़ाई कर लेंगे और वहां से नंबर ले लेंगे हम। मेरी बात समझ आ रही है? आएंगे जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, पार्ट नंबर 3 पर आए। पार्ट नंबर 3 भाई प्रोविजन वाला तो कर ही सकते हैं ना, प्रैक्टिस चल रही है इसकी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन, स्पेसिफिक डाउटफुल स्पेसिफिक प्रोविजन कितनी है बच्चों? 115 स्पेसिफिक आ गई और जनरल कितनी आ गई? 325। क्या टीबी में प्रोविजन है? कहां पे है? कितनी है? 270। ये है आ गया। आपको पता है जब भी टीबी में प्रोविजन आ जाए तो हम अकाउंट बना के फैसले करते हैं, तो इसका छोटा सा नन्ना सा अकाउंट बना लेते हैं। प्लस माइनस से कर सकते हो। ओपनिंग कितनी है? 270। स्पेसिफिक कितनी है? 115 क्लोजिंग में, और जनरल कितनी है? 325 क्लोजिंग में। मेरी बात समझ आ रही है? ये जो क्लोजिंग है ये तो ट्रेड रिसीवेबल में से जाके माइनस कर देंगे, ये माइनस कर दूंगा ट्रेड रिसीवेबल में से। 270 ये है,
270 ये है, इन दोनों को जरा जमा करें, आंसर क्या बनता है? इन दोनों को जरा जमा करें, आंसर क्या बनता है? 440। ओपनिंग 270 है, इंक्रीज होकर 440 बन गई, प्रॉफिट लॉस में कितना आएगा? बस वन, बस ठीक है, मुझे मेरा आंसर मिल गया। अब देखो ये मैंने फैसला किया 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर एडजस्टमेंट कर ली मैंने, बस ये कर लो आंसर, एक 2 मिनट वाले एडजस्टमेंट करते रहो। 170 आ गया तो ये कहां पे जाएगा? 170 भाई, एडमिन सेलिंग में ये मैंने 170 भेज दिया और रिसीवेबल में से 440 माइनस कर दूंगा। डन जी, कोई मसला? चलो जी आ जाए जरा, रिसीवेबल में 440 से हमने माइनस कर दिया। डन जी, क्लियर? क्या जी? ट्रेड रिसीवेबल है ना, डेटर्स है ना, प्रोविजन अदर रिसीवेबल में से नहीं आती ना, क्या ख्याल है? अदर रिसीवेबल में प्री पेमेंट्स आती है ना, क्या ख्याल है? ये ट्रेड रिसीवेबल डेटर्स है ना जी बच्चों, कोई मसला? चलें बच्चों, पॉइंट नंबर 2 को हमने ब्रेक लगाई, पॉइंट नंबर 1 डन जी, पॉइंट नंबर 3 डन। पॉइंट नंबर 4 पढ़ें, पॉइंट नंबर 4 पढ़ें। हो सकता है यूटिलिटी बिल रिसीव बट नॉट पेड टिल ईयर एंड 100 का यूटिलिटी एक्सपेंस आर इंक्लूडेड इन सेलिंग, बताने की कोई जरूरत नहीं है। कहता है यूटिलिटी एक्सपेंस पेएबल है, बड़ा आसान है जी, एडमन में ऐड कर देंगे और वहां से अदर पेएबल्स में ले जाएंगे इसको, ये तो आसान ही है जी। यूटिलिटी का क्या करेंगे? ऐड कर देंगे एडमन में, फिर उसने कहा है कि सेलिंग है एडमन में ले जाए, तो ऐड कर दें एडमन में और ऐड कर देंगे अदर पेबल में, करंट लाइबिलिटी में ले जाते हैं 100 को। ये भी आसान था, देखें आराम से नंबर मिल गए इसके। 100 को क्या कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे और 100 को अदर पेबल्स में ले जाएंगे, अदर पेबल्स जी, ये अदर पेबल्स आ गया। इस 100 में देख लें कोई परेशानी जी बच्चों, कोई परेशानी? डन, आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट वाली चौथी एडजस्टमेंट होगी जी, पांचवी भी आसान ही लगती है। इक्विपमेंट इंक्लूडिंग इक्विपमेंट परचेज कितने की? 2000 की। कहता है जो इक्विपमेंट है ना बच्चों इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट एसेट है जी, इंक्लूडेड इक्विपमेंट परचेज, उसमें क्या है? इक्विपमेंट परचेज क्या है बच्चों? वो क्या है? इंक्लूडेड है। बच्चों बात समझ आ रही है? वो क्या है? इंक्लूडेड है। अगर वो इंक्लूडेड है तो ठीक है, अच्छी बात है यार, इंक्लूडेड होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। डन। अच्छा अब चलते हैं, एक मसला आया कि जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन भी आ रही है। इसका मतलब ये होगा, ये जो हमने इक्विपमेंट इंक्लूडेड इक्विपमेंट परचेज ऑन 31 दिसंबर 21, ये कब खरीदा जी? 31 दिसंबर 21 को खरीदा। कहता इक्विपमेंट में एक ऐसा इक्विपमेंट भी मौजूद है जो कि हमने 31 दिसंबर 21 को खरीदा था 2000 का। बच्चों हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है जी? हमारा अकाउंटिंग ईयर क्या है जी? 31 मार्च 2001। इसका मतलब हमारा अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 21। 1 अप्रैल 21। इसका मतलब यह है हमारी इक्विपमेंट में 31 दिसंबर 21 वाला ये एसेट एक पड़ा हुआ है। क्या चेक करें इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है? चेक करें जरा, क्या इक्विपमेंट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब यह है कि जब हमने एसेट ये खरीदा था तब से कंबाइंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है। अब क्या करूंगा, जितनी भी इक्विपमेंट है उसमें से ये जो इक्विपमेंट 31 दिसंबर 21 वाला है, इसको जब निकाल दूंगा तो रिमेनिंग पर अलग से रेट लगाऊंगा और 31 दिसंबर 21 वाले को 2000 के ऊपर इसके ऊपर अलग से रेट लगाऊंगा। डन। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ऊपर जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी वो कंबाइंड पड़ी हुई है। करना क्या है अब जरा गौर से देखिएगा, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 पे आ जाए जरा। डेप्रिसिएशन,
सबसे पहले डेप्शन बिल्डिंग वाली कर लेते हैं, वो आसान सी है ज़रा, उसमें कुछ है ही नहीं है बच्चों। बिल्डिंग में डेप्शन कितनी है? स्ट्रेट लाइन है जी। बिल्डिंग की देखें कॉस्ट कितनी जी, बिल्डिंग की कॉस्ट कितनी है जी? 550। तो 550 मल्टीप्लाई बाय कितनी जी? 2%। कितनी जी? 2%। आंसर कितना आया? 111। ये 111 है, ये हमारे पास डेप्शन आ गई बिल्डिंग की। डन। अब चलते हैं इक्विपमेंट के ऊपर, आ जाए जरा। अच्छा, अगर ये ना लिखा होता इक्विपमेंट इंक्लूड इक्विपमेंट परचेज 31 दिसंबर, देखें जो मैं एसेट साल के दरमियान में खरीदता हूं बच्चों, उसके ऊपर तो पूरे साल की डेप्शन नहीं लगा सकता ना। उसके ऊपर तो जो डेप्शन चार्ज करूंगा वो तो कुछ मंथ की चार्ज करूंगा, जितने मंथ हमने क्या किया होगा, एसेट यूज किया होगा। क्योंकि ये हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर आया है, इसलिए इसकी डेप्रिसिएशन इसके मंथ्स के हिसाब से करूंगा। बाकी जो पीछे इक्विपमेंट चल रहा होगा वो पिछले सालों का पूरे साल का चल रहा होगा, तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना आसान हो जाएगी। सेकंड पर आ जाए, हमारे पास इक्विपमेंट आ गया जी। इक्विपमेंट की कॉस्ट बताएं कितनी है बच्चों? 99,975। 9975। 9975। ये 9975 बच्चों, ये हमारे पास इक्विपमेंट है। डन। इस इक्विपमेंट में एक ऐसा इक्विपमेंट पड़ा हुआ है जो 31 दिसंबर 21 को खरीदा। इसको यहां से निकाल दो। क्या कर दो जी? यहां से इसको निकाल दो, माइनस कर दें 2000 को। क्या कर दें जी? माइनस कर दें 2000 को। आंसर क्या आया? 7975। यहां तक कोई मसला नहीं। इसका मतलब है 7975 ये वो इक्विपमेंट है जो पिछले सालों से चलता आ रहा है, और जो न्यू हमने खरीदा था इक्विपमेंट वो था 2000 का, वो हमने इसको यहां पे साइड पे रख लिया। क्या मेरी बात समझ लगी? क्या मेरी बात साइड पे लगी, समझ लगी? ये जो हमने 7975 है बच्चों, अक्यूमुलेटेड डेप्शन बताएं कितनी गिवन है? 3621। माइनस कर दें 3621। बच्चों ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, हेलो बच्चों, ये जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये 7975 की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, क्योंकि 2000 तो आया ही इसी साल है, इसकी तो अभी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है। क्या मेरी बात समझ आई? और समझाऊं? दोबारा समझाता हूं। अगर मैं 2000 माइनस ना करता, 9975 में से ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करता, तो इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये जो 2000 का हमने इक्विपमेंट खरीदा, अगर ये माइनस ना करता 9975 में से ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करता, इसका मतलब फिर मैं ये कह रहा हूं इस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2000 की डेप्रिसिएशन भी है। हालांकि कैसे हो सकती है? ये तो अभी हमने खरीदा 31 दिसंबर 2021 और हमारा ईयर एंड स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 21 को। ये तो मिड ईयर परचेजिंग है, और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो होता है जो पिछले सालों से आ रही हो। तो 2000 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं हुई, तो ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में कैसे आ सकता है इसका हिस्सा? तो इसकी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, इसलिए हमने इसको निकाला। जब ये निकाला 7975 वो रह गए जो पिछले सालों से आ रहा है, ये पिछले सालों वाला इक्विपमेंट और ये इनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गई। क्या मेरी बात समझ आई? और ये 2000 तो मिड ईयर परचेजिंग है ना, हाँ, इसके ऊपर जितने महीने हमने यूज करेंगे उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूंगा। क्या मेरी बात समझ आई? डन जी, चलो ठीक है जी। 7975 माइनस 3621, इसके ऊपर 10% लगाएं, पूरे साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी, कहानी खत्म इसकी। तो ये तो अंजाम तक पहुंचाएं आप जी। बच्चों आंसर बताएं। 435.4।
मेरे हमसे ज़रा चार्जर लेना, ज़रा कैल्टी रूम से जाके चार्जर ज़रा 2000 वाले पर आ जाए बच्चे। 2000 बच्चे 2000 की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन होगी, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। इसके ऊपर से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा। डन जी। तो 2000 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, इक्विपमेंट पे के ऊपर क्या लगना है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बच्चों इसकी एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं है, ये तो खरीदा ही अभी है। इसके एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो पिछले सालों से आ रही हो, ये तो खरीदा ही अभी है। डन जी। तो यही इसकी कैरिंग अमाउंट होगी, यही इसकी कैरिंग अमाउंट होगी। फर्दर अपने आप को समझाने के लिए लिख सकते हो जीरो एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इसकी, फर्दर अपने लिए संभालने के लिए जीरो एक्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इसकी। डन। मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट भाई बोले ना यार, आपस में ना बात करें यार। मल्टीप्लाई बाय बच्चों जी जी 31 दिसंबर को खरीदा तो जनवरी फरवरी मार्च 3 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, बस 3 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें बस इसके ऊपर। मल्टीप्लाई बाय 3/12, आंसर बताएं कितना आया, 50 आया। 50 आया। दोनों को ऐड कर लें जरा, दोनों को ऐड कर लें जरा, आंसर कितना आया 485 50 ऐड करना है 485.4 485.4। डन। अच्छा आपका एग्जामिनर क्या करता है, आपके एग्जामिनर क्या करता है, आई क्या करता है, डेप्रिसिएशन को अलग अलग लेके नहीं जाता, कंबाइन ले जाता सम टाइम। तो डिजाइन देख लेना टैब में अलग अलग गया है, कंबाइन गया, जैसे भी गया हमने तो दोनों को भेजना है ना, हमने तो दोनों में भेजना है। तो ये अलग से चल जाएगा, ये अलग से चल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है? या दोनों को कंबाइन भेजना हो तो दोनों को कंबाइन भी भेज सकते हैं जी। कैसे करेंगे आप लोग, कंबाइन भेजना है अलग अलग भेज दें जी, अलग अलग भेजना है, ठीक है। अगर अलग अलग भेजेंगे तो डेप्रिसिएशन तुम जाओगे एडमिन में, तुम जाओगे प्लीज एडमिन एक्सपेंस में, और तुम बिल्डिंग में से माइनस हो जाओगे, माइनस हो जाओगे तुम बिल्डिंग में से। क्या बिल्डिंग में से माइनस करना है, पीपी लिख देता हूं, पीपीई लिख देता हूं। मेरी बात समझ आ रही है? अब इस पर आ जाए, 485.4 है, राउंडिंग कर लेना, वो डेसिमल को कंसीडर नहीं करता जी जी। इसको भेजना है, ये कहां जाएगा, इक्विपमेंट है तो ऐड कर दूंगा एडमिन में, और तुम माइनस हो जाओगे पीपीई में से। टोटल करना हो कर लो, अलग अलग भेजना अलग अलग भेजो, मसला कोई नहीं है। मैं डन, डेप्रिसिएशन डन हो गई, यहां तो कोई मसला, ठीक है जी। एडमिन जाके इसको ऐड कर देते हैं। ट्रिपल 1 ऐड कर दिया, और क्या था 485 है, 485 कोई भी पढ़ा होगा ना कैलकुलेटर में, जो भी पढ़ा, जिसके पढ़ा भी लिया, सरातिफ का होगा और उनका होगा, जिसका भी होगा लिया बस। अच्छा जी डन जी। 111 बिल्डिंग का आ गया 111 और इसका आ गया 485। डन जी। यहां तक बच्चों कोई मसला? चले आगे चलते हैं जी। पॉइंट नंबर कौन सा पढ़ लिया हमने, पॉइंट नंबर 5 डन। पॉइंट नंबर 2 रहता है, पॉइंट नंबर 2 रहता है। पॉइंट नंबर 6 देखते हैं जरा, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस इंक्लूडेड, इंक्लूडेड शामिल है जी, क्या जी इसमें शामिल है बच्चों, क्या शामिल है जी? अगर शामिल है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो ठीक है, वहां से निकाल देंगे और जहां से जाना होगा वहां जाके इसको पार्क कर देंगे, ठीक है। तो इसको कहां जाना है, ओनर्स पर्सनल इंश्योरेंस, यानी कि भाई तुम माइनस हो जाओ किसमें से, एडमिन में से तुम चले जाओ, और तुमने जाना कहां पे था, ड्राइंग्स में जाना था, तो तुम ड्राइंग्स में जाके चले जाओ। हाउ मच, हाउ मच 150 डन। बात समझ लग गई? उसमें पड़ा हुआ था ना, वहां से निकाल दो, जहां जाना उसको वहां भेजो जाके। तो 150 माइनस करेंगे और 150 ड्राइंग में ऐड कर देंगे। मुश्किल तो नहीं है ना? जी बच्चों। अच्छा एक काम करना है आप लोगों ने, जब मैं ये 10 के 10 एडजस्टमेंट ना करवा लूंगा, आप ऑन एवरेज निकालिएगा
हर 7 में से 4 एडजस्टमेंट ऐसी होंगी जो आप हंसते मुस्कुराते कर लेते होंगे। 3 एडजस्टमेंट हर सवाल में, 3 या 2 एडजस्टमेंट आपको मिलेंगे जो आपको टफ टाइम देंगे। बच्चों अगर मेरे पास टोटल 10 सवाल हैं, हर सवाल में से 10 या 3 एडजस्टमेंट निकाल लें और हिम्मत करके उनको एक सफ़े पे लिख लें और हिम्मत करके उनके सोल्यूशन एक सफ़े पे लिख लें, तो सोचो अगर यही याद कर लिया, इसका मतलब पूरा फाइनल अकाउंट तैयार कर लिया। जो मुश्किल एडजस्टमेंट है उनको अच्छे से तैयार करके चले जाओ, आसान वाली तो आ ही रही है ना, कौन सी नहीं आती, मुश्किल वाली। तो अगर मुश्किल वाली 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज कर लो मुश्किल वाली एडजस्टमेंट, और एग्जाम में जाने से पहले 4-4 5 मरतबा, उन्हीं कुल मिला के कितनी बनेगी बच्चों? अगर हर सवाल में से 2 मिलती हैं, 10 सवाल भाई 20 25 होंगी। अगर 25 एडजस्ट, बल्कि 25 एडजस्टमेंट मैं आपको सेपरेट कर दूंगा, और बताइए, मैं सेपरेट कर दूंगा और सेपरेट करके उनके सोल्यूशन भी सेपरेट कर दूंगा। वो मुश्किल को आप रट्टा लगा के चले जाए। मैं कहता हूं बच्चों ये क्लोजिंग वाली तो फड़का देंगे ना आप, यहीं से नहीं आनी ना सादे। मसला ये है ट्रीटमेंट सेम होगा ना, वैल्यू सेम, थोड़ी सी कहानी घुमा देगा। मिसाल के तौर पर वो ये क्या करेगा, इक्विपमेंट इंक्लूड इक्विपमेंट 31 दिसंबर है ना बच्चे, वहां पे लिख देगा 31 अक्टूबर लिख देगा ना। हाँ, स्ट्रेट लाइन की जगह रिड्यूसिंग कर देगा, रिड्यूसिंग स्ट्रेट लाइन, वहां पे परसेंटेज बदल देगा, कॉन्सेप्ट रिमेन सेम रहेगा ना। हाँ ये कह रहा हूं, अक्रूवल प्रीपेमेंट ही रहेगा ना, वो बदल थोड़ी जाएगा। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं। चलें जी, बच्चों कहां पे थे यार, किस एडजस्टमेंट पे थे? लोन, अच्छा ये हम पार कर रहे हैं 150। ओके बच्चों अब आ जाए लोन वाली। ये लोन वाली एडजस्टमेंट है बच्चों, ये हमारी जिंदगी में पहली मर्तबा आई है। ये लोन वाली एडजस्टमेंट हमारी जिंदगी में पहली मर्तबा आई है। और जब एग्जामिनर ने सवाल को मुश्किल बनाना होता है तो इस तरह वाली एडजस्टमेंट दे देता है। बच्चों ये वो एडजस्टमेंट है जो बच्चों से गलत होनी है। सोचो ये जो बच्चों से गलत होनी है, अगर मैं ये काबू कर लूं तो समझो मैंने जिन काबू कर लिया, बाकी तो नन्हे मुन्ने बच्चे ही हैं। अगर जो बच्चों से गलत होनी है, अगर इसका मैं कॉन्सेप्ट सीख लूं और माइंड में पक्का बिठा लूं और इसी जैसा कॉन्सेप्ट दोबारा आ जाए तो मैं हंसते मुस्कुराते फड़का दूंगा ना। अगर सारा कॉन्सेप्ट मेरे माइंड में होगा, याद रखा होगा मैंने, एक मुश्किलें नहीं हो रहा छोड़ दिया, एक मुश्किलें मैंने ट्राई की, फिर ट्राई की, मैंने क्या किया, उस मुश्किल एडजस्टमेंट को काबू कर लिया। अब जब उस जैसी दोबारा एडजस्टमेंट आएगी तो फिर मैं खा पी जाऊंगा ना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे जी, उस मुश्किल एडजस्टमेंट को खा पी जाएंगे। डन जी, चले आजे, आए आपको खाना पीना सिखाता हूं एडजस्टमेंट को। चला जी, आ जाए जरा सवाल पढ़ते हैं। सवाल में कह रहा है लोन वाज ऑब्टेन ऑन 1 जुलाई 21। लोन इज पेएबल इन 6 एनुअल इक्वल प्रिंसिपल पेमेंट, प्रिंसिपल रीपेमेंट्स। दो कर किसके दो लेक्चर कर दो, बल्कि पार्ट कर दो, पार्ट ए पार्ट बी कर दो। अच्छा जी, हमने बच्चों लोन कब लिया? हमने 1 जुलाई 21 को लोन लिया, और ये लोन ये वाला बच्चों 10% लॉन्ग टर्म लोन, कितना जी? 7500। लोन इज पेएबल इन 6 एनुअल इक्वल प्रिंसिपल रीपेमेंट। लोन कब चुकाना है जी? मैं 6 बराबर पेमेंट करूंगा लेकिन सालाना, यानी कि जो 7500 है इसकी 6 किस्तें होगी। कितनी किस्तें हो गई जी? 6 किस्तें हो गई। अगर मैं 7500 को डिवाइडेड बाय 6 कर दूं, क्या कर दूं जी? डिवाइड बाय 6 कर दूं, तो बताएं साल की किस्त कितनी बनी इसकी? कितनी बन गई? 1250। इसका मतलब 1250 मैंने हर साल पे करना है। 1250 की किस्त जाएगी, साथ साथ किस्त सुखी नहीं जाएगी ना, इंटरेस्ट भी तो जाएगा ना। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा है ना, साथ साथ इंटरेस्ट भी तो जाएगा। ये तो प्रिंसिपल अमाउंट है जो हमने पे की, और साथ उसके इंटरेस्ट भी जाएगा। अब यहां पर करना क्या? पॉइंट नंबर 2,
ये लोन वाली एडजस्टमेंट को देख लेना, ये कुल मिला के कम से कम 3 नंबर की आ जाया करती है। ये हमने लोन लिया कब, 1 जुलाई 21 को, 1 जुलाई 21 को ये लोन लिया और लोन अमाउंट थी 7500। बच्चों कितनी हमने लोन अमाउंट ली, 7500। डन, ये हमारे पास लोन अमाउंट थी। इस लोन अमाउंट में से हर साल कितने किस्त पे करूंगा, 1625। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है 1250। यहां पर हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगी और यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, यहां पर हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 7500 है जो कि हमने लोन लिया और इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट पे करना है, 10%। अगर हम इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करें इस प्रिंसिपल अमाउंट पर और देखें कितने हमने महीने के लिए इंटरेस्ट इस्तेमाल किया है, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च 22 तक जाएं जरा, 7500 है जी, मल्टीप्लाई बाय जी 10% है जी कितने महीने इस्तेमाल किया, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने, आगे 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च, 9 महीने का हमने इंटरेस्ट इस्तेमाल किया है। चेक करो जरा, 1 जुलाई 21 से लेके 31 मार्च 22 तक महीने गिनो कितने हैं, 9 महीने। तो 9 महीने अगर मैंने ये पेमेंट इस्तेमाल की है तो 9 महीनों का मैं क्या करूंगा, एक्सपेंस चार्ज करूंगा अपने वाले साल में। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो ये इंटरेस्ट हमें कब देना है, 31 मार्च 22 को। तो कितने महीने बने, 9 महीने बने, मल्टीप्लाई बाय 9/12 करूंगा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट वाली कैलकुलेशन है, ये तो I इक्वल टू PRT है, I इक्वल टू, अच्छा मैं टी के साथ चलता हूँ, ठीक है। चलो जी आंसर बताएं क्या आता है, कितना आ गया, 560 राउंड कर लेना, 563 आ गया। ये जो 563 आ गया बच्चों, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है जी, तो ये कहां चल जाएगा बच्चों, ये इंटरेस्ट में जाके ऐड हो जाएगा, और पेबल में जाके ऐड हो जाएगा। ये तो मसला हल हो गया इसका 563 का। बच्चों यहां तक कोई मसला जी, ये इंटरेस्ट वाले बात देखें, ये तो आसान था, इसमें मेरा नहीं हल कोई मसला है। मसला इसका भी नहीं था, मसला 75 का भी नहीं था, लेकिन सॉल्यूशन में उसने 10% के 2 हिस्से करके दिए हुए हैं। अगर आप सॉल्यूशन देखें जरा, ये देखें 10% का लॉन्ग टर्म वाला हिस्सा अलग है और करंट पोर्शन उसने कहा अलग बताओ। दोनों 10% वाले हैं ना, ये दोनों 7500 वाले हैं। वो कह रहा है 75 को तोड़ो, बताओ करंट वाला पोर्शन कितना है, करंट लायबिलिटी वाला कितना, नॉन करंट लायबिलिटी वाला कितना है। तो बच्चों जो 1 साल तक, जो नेक्स्ट 1 ईयर तक इस्तेमाल हो जाए वो करंट, जो उससे आगे निकल जाए वो नॉन करंट। क्या मेरी बात समझ लग गई? अब सिंपल सी बात है, यहां पर है जरा, ये जो 7500 का बच्चों हमने लोन लिया, बच्चों कब लोन लिया हमने, 1 जुलाई 21 तक, 1 जुलाई 21 तक। यहां तो कोई मसला, हमारा ईयर एंड कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च और 2022 तक। यहां तक कोई मसला, 31 मार्च 22 तक। जब मैंने 1 जुलाई 21 को लोन लिया है, इसकी पहली रीपेमेंट कब जाएगी, 1 जुलाई 22 में जाएगी, 1 जुलाई 22 में जाएगी, यस और नो, 1 जुलाई 22 में जाएगी, यस और नो। ऐसे हमारे अकाउंटिंग पीरियड के बाद एक ऐसी पेमेंट होगी जो पेएबल होगी, जो हमारे पास 1 ईयर के अंदर हम पे करेंगे। 31 मार्च 22 से लेके अगला साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 23 तक। ये हमारे अगला 1 साल बनता है, नेक्स्ट 1 ईयर है, और नेक्स्ट 1 ईयर के अंदर एक पेमेंट पेएबल आ रही है हमारे पास। इसका मतलब 7500 में से
7,000 में से 1250 था 1250। ये जो 1250 होगा 7,500 में से, ये जो 1250 होगा ये करंट लाइबिलिटी होगा, और जो रिमेनिंग वाला होगा वो नॉन करंट लाइबिलिटी होगा। ये बन जाएगा करंट लाइबिलिटी, ये बन जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। 7,500 में से 1250 माइनस करें, देखें नॉन करंट लाइबिलिटी क्या बनती है 6250। कहानी खत्म। से 750 के दो टुकड़े करने थे करंट और नॉन करंट में, हमने कर दिए। और अगर ये टैब, प्लीज मेरी बात सुनिएगा, प्लीज मेरी बात गौर से सुनिएगा, कीमती बात, अगर ये ना लिखा होता बच्चों, ये वाला बच्चों, अगर ये ना लिखा होता, ये ना लिखा होता तो 75 को चुपचाप इधर छाप देता, उसने इधर आना, नॉन करंट लाइबिलिटी है, ठीक है जी, जिसके साथ कोई मेंशन नहीं है, अजम्पशन क्या है नॉन करंट है, तो अगर ये ना लिखा तो 75 इधर लिख लेता, सिंपल इज दैट। डन, चलो आजो। नॉन करंट कितनी बन गई 6250 और करंट लाइबिलिटी 1250। ऑल हैव डन जी। पेबल में वो इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट को लेके नहीं किया हम, इंटरेस्ट कितना जी 563 इंटरेस्ट पे फिर भी नहीं गया होगा, नहीं गया, 563 इंटरेस्ट में आ गया, और पेबल में हमारे पास आ जाएगा 563। ऑल हैव डन जी। जल्दी से टोटल कर लें और फिर मुझे बता दें। इस सवाल में कोई मसला है, कोई एडजस्टमेंट दोबारा पूछने बच्चों में से पूछ लें। टोटल जी बच्चों, सेल बाकी कर लेंगे टोटल, फिर छोड़ दूं मैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट वाले पर आ जाए, टोटल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में एडजस्टमेंट समझा दूं या सॉल्व कर लें, स्केच बना के सिर्फ एडजस्टमेंट करवा दूं, संभाल लेंगे बाकी। चलो आ जाओ फिर। एक बार ट्रायल बैलेंस को नजर तो मार लो ना आप लोग, मैं फिर जबानी डायरेक्ट एडजस्टमेंट करूंगा आपको तो बाउंसर ही जाएगा। एक बार ट्रायल बैलेंस को जल्दी से 2 मिनट में नजर मार लो, सवाल तो कम से कम पढ़ लो। कोई प्रोविजन आ रही होगी, कोई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ रही होगी, वो देख लें जरा। और जो समझ ना आए टीबी में मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा, टीबी को तो रीड करना आ गया ना अब, कि किसने कहाँ जाना है। बहुत अच्छा, वेल डन। पॉज कर दो अभी जब
अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए जी। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों आप लोगों ने फॉर्मेट बना लिया होगा। फॉर्मेट बनाने के बाद टीबी की वैल्यूज पुट कर ली होगी, तो अदर एडजस्टमेंट में किसने कहाँ जाना है वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसको दोबारा सारे को फिलअप कर लीजिएगा। टीबी को रीड किया तो ट्रायल बैलेंस को रीड करने में कोई प्रॉब्लम आई नहीं। फिक्स डिपॉजिट वाली भी बात पे आ जाए। ये देखें, फिक्स डिपॉजिट का कंसेप्ट क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या? देखें, अगर कोई चीज़ आपने अकाउंटिंग में नहीं पढ़ी, इसका मतलब यही नहीं है कि शायद वो आपको ना आता हो, तो आपने वो चीज़ें सोचिएगा थोड़ा सा कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। फिक्स डिपॉजिट आपने अकाउंट इकोनॉमिक्स में पढ़ा हुआ है। कहाँ पढ़ा हुआ जी? इकोनॉमिक्स में आपने फिक्स डिपॉजिट पढ़ा होगा, मनी वाले चैप्टर में, सप्लाई ऑफ मनी वाले चैप्टर में। यहाँ पे टाइप्स ऑफ मनी थी M0, M1, M2। M0 कॉइन्स होते हैं जी, नोट्स होते हैं। M1 आपका करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या होता है जी? हाँ जी, M2। उसके बाद सेविंग अकाउंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं जी? टाइम डिपॉजिट कहते हैं। सेविंग अकाउंट वो फिक्स डिपॉजिट होता है। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब है हमने सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखे हुए हैं, सेविंग अकाउंट में अपने पैसे रखे हुए हैं। ये जो सेविंग अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं, इसका मतलब ये मेरा बैंक बैलेंस है जी, मेरा बैंक बैलेंस है ना। टिल मेच्योर का मतलब है मैंने कब तक बैंक में पैसे रखे हुए हैं बच्चों? 2023 तक। 2023 के बाद मेच्योरिटी डेट खत्म हो जाएगी, तो मैं यहां से पैसे बैंक से निकलवा दूंगा, ये इसका मतलब है। डन जी, मेरी बात समझ आ रही है ना? और ये देखो है भी डेबिट साइड पर है, तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये आपका कैश एट बैंक है, ये कैश एट बैंक है ये। डन जी, क्या कैश एट बैंक देखो सेपरेटली कहीं से नजर आ रहा है? कैश एट बैंक नजर आ रहा है आपको यहाँ पर। डन। और अगर ये फिक्स डिपॉजिट है, आपको पता फिक्स डिपॉजिट पर आपको इंटरेस्ट इनकम मिलती है, तो अगर इसकी कहीं एडजस्टमेंट हुई तो इस फिक्स डिपॉजिट के ऊपर पूरा साल इंटरेस्ट इनकम मिलेगी नहीं है, तो आप फिर ठीक है, इसको एज इट इज लिख देंगे। ये आपका बैंक बैलेंस है जी। जी क्या हुआ? चलो जी आगे चलते हैं जी। नंबर 1 पर आ जाए बच्चों, कितनी एडजस्टमेंट है? 7। अब इसमें से हमने कौन कौन सी काबू करनी है? आप लोग जो आसान होंगी, मुश्किल के बाद में। ओ आज तो पहले वाली तो बिल्कुल दस्ती वाली यार। कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा कॉस्ट ऑफ सेल में और ऐड कर दूंगा स्टॉक में। ये तो देखो एक लम्हे में 1 नंबर मिल गया होगा। डन। आगे चलते, मैं तरतीब से सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है। आप लोग फिर जब मॉक में या टेस्ट में ये सॉल्व करेंगे, आप लोग तरतीब से चलेंगे नहीं, आप लोग आसान पहले करेंगे ताकि मैक्सिमम मार्क्स क्योर हो, मुश्किल को एंड में करेंगे, रह भी जाए दुख नहीं होगा क्योंकि आता ही नहीं था वो, कोशिश करें कि वो भी हो जाए। डन। वर्स्ट केस में दुख कम होगा। डन, ये वर्स्ट सिनेरियो। आप लोग तो माशाल्लाह हिम्मत करेंगे ना, आप लोग तो सही कर लोगे ना? हाँ इंशाल्लाह। एमए एसोसिएट रिसीव अ चेक फ्रॉम कस्टमर। बच्चों कस्टमर से कितना चेक रिसीव किया जी? हमने 38 का, तो 38 का हमने चेक रिसीव किया जी। आफ्टर अलाउइंग हिम 5% कैश डिस्काउंट, हमने 5% क्या कर दिया जी? उसको कैश डिस्काउंट दे दिया। अगर कैश % डिस्काउंट दे दिया तो क्या कह सकता हूं? ये नेट अमाउंट है और ये 95% पर होगी। 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद ये पैसे लिए ना, तो हाँ ये होगी। डन। एमए एसोसिएट रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन विद नेट अमाउंट होली। हमने कहा माजरत गलती कर दी, सेल तो इनवॉइस के ऊपर रिकॉर्ड होती है, सेल तो इनवॉइस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड होती है, नेट अमाउंट के ऊपर सेल तो नहीं रिकॉर्ड होती। मेरी बात समझ आ रही है ना? पूरी एंट्री क्या होती है? रिसीवेबल डेबिट होती है बच्चों, सेल क्रेडिट होती है बच्चों, और उसके बाद डिस्काउंट अलाउड डेबिट हो जाता है जी। ये पूरी एंट्री होती है। क्या लिखने की जरूरत है मुझे? तो उसने कहा एमएस रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन विद नेट अमाउंट ओनली। हम यहां पे लिखेंगे भाई सेल ग्रॉस पे रिकॉर्ड होती है, ये साथ लिखें, सेल शुड बी रिकॉर्डेड ऑन ग्रॉस। सेल शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस यानी कि ग्रॉस अमाउंट। सेल हमेशा, इनवॉइस हमेशा ग्रॉस पे रिकॉर्ड होगी, नेट पे रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या ये मेरी बात समझ आई? अच्छा,
हम क्या करेंगे जी, हम क्या करेंगे, अब इसको ग्रॉस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे बच्चों, क्या करेंगे जी, ग्रॉस के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। डन जी, चले आए जरा। ये जो हमारे पास 38,000 है बच्चों, किसके ऊपर पड़ा हुआ जी, 95 के ऊपर पड़ा हुआ। इसको जरा 100 पे लेके जाएं, और चलो शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं, शॉर्टकट बताता हूं बच्चों। हाँ, हमें सिर्फ जो 5% वाली प्रोविजन है ना बच्चों, जो 5% वाली प्रोविजन है बच्चों, वो रिकॉर्ड कम हुई है। सेकंड वाले पर आए जरा, इसी वाले के अकाउंट बनाने वाला हूं प्रोविजन का। पॉइंट नंबर 2, बच्चों सेल हमें किस पे रिकॉर्ड करनी है, ग्रॉस अमाउंट पे। सेल हमने किस पे रिकॉर्ड करनी है जी बच्चों, ग्रॉस अमाउंट पे रिकॉर्ड करनी है। अच्छा, और हमने उसको कैश पर क्या कर दिया, 5% क्या कर दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया। जब 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, 5% कैश डिस्काउंट दे दिया, हमने रिसीवेबल पहले कितना था भाई, रिसीवेबल तो ग्रॉस अमाउंट पे होगा ना, रिसीवेबल किसके ऊपर होगा, ग्रॉस अमाउंट के ऊपर होगा। यानी कि रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट, रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट कितने पर कैलकुलेट कर ही लें। 38,000 तुम पड़े हो 95 से, हमें ले जाओ 100 पे। अमाउंट बताओ, 40,000, 40,000, और सेल भी किस पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, 40,000। उसने 38,000 से रिकॉर्ड की हुई है, 38,000 से रिकॉर्ड की हुई है। अब इसका इंपैक्ट पड़ेगा क्या, यहां पर आए जरा, पॉइंट नंबर 3 साथ मिला के पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3 में कह रहा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी डिक्रीज बाय 50,000। ये 50,000 प्रोविजन भी क्या हो रही है हमारी, डिक्रीज हो रही है। अगर 50,000 हमारी प्रोविजन डिक्रीज हो रही है तो बच्चों क्या करेंगे, सिंपल इज दैट ये करेंगे, सिंपल इज दैट ये करेंगे, हमारे पास इस प्रोविजन को सेपरेटली रिकॉर्ड कर लेंगे, और इस वाले को हमने रिसीवेबल जो 40,000 से हमें रिकॉर्ड करना है, सेल हमने 40,000 से रिकॉर्ड करनी थी 38 से, सेल को 2,000 से बढ़ा देंगे। क्या करेंगे, सेल को 2,000 से बढ़ा देंगे। जरा सोल्यूशन में जाकर देखें, क्या सेल में 2,000 ऐड हो रही है जी, सेल 2,000 नहीं, हमने एमएस रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन विद नेट अमाउंट ओनली, हमने नेट अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया ना, हमने सेल कम रिकॉर्ड की। जो नॉट, अगर आप इस तरह से चलते हैं, इस तरह से भी 2 आएगा, और अगर आप ये कहते हैं कि डायरेक्ट हमें माइनस करना है, तो बच्चों बस डायरेक्ट जो डिस्काउंट अलाउड है बस उसकी एंट्री नहीं हुई, डिस्काउंट अलाउड जो है उसकी एंट्री नहीं हुई। डिस्काउंट अलाउड यहां से कितना बनता है बच्चों, डिस्काउंट अलाउड कितना बनता है, 2,000। ये 2,000 की जो एंट्री है बच्चों, ये हम लोगों ने नहीं की, तो 2,000 की हम एंट्री कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है जी बच्चों, डिस्काउंट अलाउड की क्या होती है जी, सेल को कम कर देंगे, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और जी जी नहीं, डिस्काउंट अलाउड तो हमारे पास सेल हो गया ना, सेल को कम कर दिया, और वहां से रिसीवेबल के ऊपर एडजस्टमेंट कर देंगे। डायरेक्टली किससे कर देंगे, 2,000 से कर देंगे। डन, तो यहां पर आ जाए, 2,000 की एंट्री करेंगे डिस्काउंट अलाउड। आपको पता है डिस्काउंट अलाउड को कहां पे एडजस्ट करते हैं जी, सेल में। तो जब सेल में करते हैं तो माइनस कर दूंगा सेल में, और जब रिसीवेबल कम होगा तो 2,000 को माइनस कर दूंगा किससे जी, ट्रेड रिसीवेबल में। इस वाली एंट्री को देख लें जरा, जी बच्चों, इस वाली एंट्री को देख लें, इस वाली एंट्री को देख लें भाई। अगर नहीं समझ आए तो दोबारा समझा दूं, दोबारा जरा। कहता है बच्चों, हमने कस्टमर से चेक लिया, कस्टमर से चेक कितने का लिया, 38,000 का। बात समझ आ रही है, जब मैंने कस्टमर से 38,000 का चेक लिया होगा तो मैंने एंट्री की होगी बैंक डेबिट, रिसीवेबल क्रेडिट 38 का। क्या ये मेरी बात समझ आ रही है, मैंने ये एंट्री की। डन जी। MS एसोसिएट रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन विद नेट अमाउंट ओनली,
MN ने क्या किया था, इसको नेट अमाउंट से रिकॉर्ड कर लिया, इसका मतलब है उसने डिस्काउंट अलाउड को रिकॉर्ड ही नहीं किया, सिंपल वो मिस हो गया उससे। सेल को ग्रॉस पे रखता, डिस्काउंट अलाउड कैलकुलेट करता, तो सिंपल इज दैट सेल शुड बी रिकॉर्डेड ऑन इनवॉइस यानी कि ग्रॉस अमाउंट, और इस सारे सिनेरियो में उसने डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया। तो अगर डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं किया तो डिस्काउंट की अमाउंट निकालनी कितनी है, 38,009% पर पड़ा हुआ है, डिस्काउंट कितना 5%, 2000। ये 2000 रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अगर ये 2000 रिकॉर्ड नहीं हुआ तो डिस्काउंट अलाउड है ना, ये सेल के ऊपर है ना, तो डिस्काउंट अलाउड की एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और जी डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट और रिसीवेबल क्रेडिट होता है ना, डन जी। तो डिस्काउंट अलाउड की एडजस्टमेंट कहाँ करते हैं, सेल में। तो जब डिस्काउंट अलाउड डेबिट अब सेल कम हो गई और रिसीवेबल कम मीन रिसीवेबल माइनस हो गया, ये एंट्री इसकी हुई है। जी क्या क्या हुआ, सोल्यूशन में सेल में से नेट किया हुआ है। अब जब आप फाइनल एडजस्टमेंट करेंगे ना, अपने टोटल को देख लेना। समटाइम हम डबल एंट्री से चलते हैं, एग्जामिनर सॉल्यूशन बनाते हुए डायरेक्ट चीजों को नेट कर लिया। जैसे कि मिसाल के तौर पर पिछले मैंने 2 डेप्थ को अलग अलग लेके गया था, सॉल्यूशन देखेंगे वो कंबाइन किया हुआ। अब अगर कंबाइन अमाउंट ढूंढेंगे वो मिलनी ही नहीं है आपको, वो तो अपनी चीजों को जोड़ेंगे तो अब उस जैसी बन जाएंगे। तो तरीका क्या होता है कि भाई अपना फाइनल टोटल उसके टोटल से मैच करते रहो, इंशाल्लाह मैच होता रहेगा। जी बच्चों यहां तक मसला, जी बच्चों ये बात समझ आई कि नहीं आई? अगर ये समझ नहीं है तो मैं 40,000 से समझा देता हूं। हेलो बच्चों, अगर ये 2000 वाली बात समझ नहीं तो 40,000 से समझा दूं, आगे समझ, पक्की बात है, 40,000 की जरूरत तो नहीं है, अगर है तो 40,000 के साथ समझा देता हूं। चलो ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाए। भाई प्रोविजन कितनी है बच्चों, हर बार इंक्रीज होता था, हर बार क्या होता था, प्रोविजन इंक्रीज होता था और अब डिक्रीज हो गया। प्रोविजन अगर इंक्रीज हो तो ये सेलिंग में ऐड होता था, आज डिक्रीज है तो माइनस हो जाएगा, डन जी। और अगर इंक्रीज हो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता था, आज डिक्रीज है तो ऐड कर देंगे, मतलब रिवर्स कर देंगे, बाकी ऑल रिमेन सेम है, बाकी ऑल रिमेन सेम है। तो क्या करेंगे, सेलिंग में अगर इंक्रीज हो, सेलिंग में क्या होता था ऐड, आज क्या हो जाएगा, आज क्या हो जाएगा माइनस। और अगर इंक्रीज हो प्रोविजन तो ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होती थी, तो आज क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। आगे चलें, डन, इसमें कोई मसला? ओके, ओपनिंग से फैसला कर लेते हैं। सॉरी प्रोविजन का बीडी पड़ा हुआ हमारे पास, बीडी देख कर आओ कितना पड़ा हुआ है, 176। बीडी से फैसला कर लेते हैं, आइए जरा, 176 बीडी है बच्चों। फिर प्रोविजन डिक्रीज हुई कितने से, 50, तो 50 आज इधर आ जाएगा, डन जी। सीडी कितना बन गया, हाँ 126। इसका मतलब यह है 50 से हम क्या कर देंगे, एक्सपेंस को माइनस कर देंगे और ट्रेड रिसीवेबल को 126 से कर देंगे ऐड, कंबाइन। क्या मेरी बात समझ आई? ये 126 वाली बात समझ आई है? वरना ये ऐसे होना था ना, ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस होता 176, बात समझ आ रही है? उसमें जब ऐड हुआ कितना 50, उसमें ऐड हुआ 50, तो कितना बच गया, 176 ही बच जाएगा ना पीछे, डन जी। तो 126 जाके वहां पे माइनस करके आएंगे। इसको जरा ध्यान से देख लीजिएगा। अब यहां पे प्लस, अगर प्लीज मेरी बात बोले सुने, अगर तो इधर प्लस लिखना है तो इधर लिखोगे 50, प्लीज ये अब दिमाग इस्तेमाल कर लेना। यहां पे दोबारा सुन लें, अगर तो यहां पे लिखना है 50 और 50, तो फिर ये ट्रेड रिसीवेबल में जाके ऐड होगा, क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि ये ऐसे बनेगा ना,
प्रोविजन ओपनिंग प्रोविजन माइनस हुई है और 50 ऐड हुआ, तो जब इनको नेट किया तो नेट नेगेटिव कितना हो रहा है, 126 ना, 126 से माइनस हो रहा है ना। तो चेक करें, हमने भी तो 126 को डायरेक्ट वो क्लोजिंग में माइनस किया हुआ है। अब मेरी दिमाग बात समझ आइए जी। तो अब यहां से बड़ा ध्यान से रखना, अगर 50 को रखना है फिर टी अकाउंट नहीं बनाना। अगर टी अकाउंट बनाया तो फिर यहां पे तसल्ली से सोचो कि भाई इसको रहने दो, इसको रहने दो, इस वाले को, इसको रहने दो और इसको भी रहने दो, बस ये साइड पर आ रहा है भाई, इसको लिख लो भाई, तुम क्या होगे एडमिन सेलिंग एक्सपेंस में जाके, हाँ सेलिंग एक्सपेंस में जाके माइनस हो जाओगे और तुम ट्रेड रिसीवेबल में से जाके माइनस हो जाओगे, ऐसे करोगे आप। डन। बाकी एडजस्टमेंट ये जैसे मर्जी कर लो। आगे चलें जी, यहां तक कोई मसला? नेक्स्ट पे आ जाओ जी। क्या ये वाली बात समझ आ गई? ये वाला 50 प्लस 50 कैसे करना है, और अगर टी अकाउंट में ले जाएं तो फिर कैसे ट्रीट करना है। नेट रिजल्ट आंसर सेम आना है, आंसर सेम आना है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे नेक्स्ट चलें भाई। पॉइंट नंबर 4 आसान है। इलेक्ट्रिसिटी बिल 80,000 रिसीव बट नॉट पेड टिल ईयर। पेबल है ना, पेबल है ना, एडमिन में ऐड कर दूंगा और अदर पेबल में ऐड कर दूंगा 80,000 रुपीज इन 1000 चल रहा है, 4 लगे चल रहा है, चेक करें जरा, चल रहा है ना। बस ये 3 0 माइनस कर देना शुरू में ही, वहां पे तो नहीं कर पाओगे आपके पास। आगे चलें, प्रीपेड इंश्योरेंस आ जाए बच्चों। ये देखें, ये फायदा होता है, ये फायदा होता है। ये प्रीपेड इंश्योरेंस वाली एडजस्टमेंट हमने पहले ही पढ़ी, याद है? हमने कल एक सवाल किया था जिसमें 4 महीनों का एडवांस था, प्रीपेड था, उनमें से 3 महीने तो हम इस्तेमाल कर चुके थे, तो वो जो 3 महीने का एडवांस था, एडवांस को खत्म किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। ये सेम डिटो कॉपी एडजस्टमेंट आ गई है। अब देखो, ये वो वाली एडजस्टमेंट जिस बच्चे को याद होगी वो इसको तो देख के हैप्पी होगा, और जिसके माइंड में ये नहीं होगी वो फिर परेशान होगा इसमें। इसलिए चीजों को बच्चों ध्यान से पढ़ना है। प्रीपेड इंश्योरेंस इन ट्रायल बैलेंस रिप्रेजेंट इंश्योरेंस पेड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट 16 ईयर्स। बच्चों अगले 16 मंथ का, नेक्स्ट 16 मंथ का हमारे पास क्या है जी, एडवांस में हमने क्या कर दी, इंश्योरेंस पे कर दी। अगर एडवांस में इंश्योरेंस पे कर दिए तो बच्चों एंट्री क्या करेंगे जी, एंट्री क्या करेंगे जी, एंट्री क्या करेंगे? अच्छा जी, हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस आ गई। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड इंश्योरेंस पे आ जाए बच्चों। प्रीपेड इंश्योरेंस में अब चेक करके आए, ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस आ कितनी रही है, 112। बच्चों कितनी आ रही जी, 112। और हमने कितने महीनों की एडवांस में पेमेंट कर दी है, 16 मंथ की। बच्चों हमसे रेलिवेंट तो 12 महीने है ना, हमसे रेलिवेंट तो 12 महीने है, तो 112 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई बाय 12, आंसर कितना आया जी, 84। क्या जी, 84। इसका मतलब है कि हम 12 महीनों का जो एडवांस थे वो एक्सपेंस बना चुके। 12 महीनों का जो एडवांस था वो मैं एक्सपेंस बना चुका, तो क्या करूंगा, एक्सपेंस को बढ़ा दूंगा और प्रीपेड को कम कर दूंगा, माइनस कर दूंगा प्रीपेड। वो जो 16 महीनों का हमने एडवांस दिया था, 16 महीने में से 12 महीने का एक्सपेंस बना चुके। वी कन्वर्टेड 12 month expense from 16 year advance. Done जी? We have converted 12 month advance
इनटू एक्सपेंस। हम 12 महीने के एडवांस को एक्सपेंस में कन्वर्ट कर चुके, सो वी हैव टू रिकॉर्ड एक्सपेंस। तो हमें एक्सपेंस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ठीक है, एडवांस डेबिट हो जाएगा, प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा। यहां तो कोई मसला है तो पूछ लें जी। 84 में आगे चले, या इसमें से कोई बात पूछनी है तो मेरे से पूछ लें। चलें जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हमने क्यों एक्सपेंस बनाया? क्योंकि प्रीपेड इंश्योरेंस पे ये वाली इंश्योरेंस रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि इंक्लूडेड है, ये इंक्लूडेड है। 6 वाले पे आ जाए। ऑनर विड्रॉ गुड फॉर पर्सनल यूज बट नॉट रिकॉर्डेड। ये तो आसान है, तो क्या करूंगा, ड्राइंग्स डेबिट कर दूंगा और हम आप पर परचेजेस को क्रेडिट कर दूंगा। तो ऐड कर दूंगा ड्राइंग्स में और माइनस कर दूंगा कॉस्ट ऑफ सेल में। परचेज में कॉस्ट ऑफ सेल में जाना है तो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल माइनस कर दें। और लास्ट में डेप्शन एक्सपेंस टू बी चार्ज ऑन ऑल एसेट बाय 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बता सकते हैं कितने एसेट्स हैं? 2 हैं और 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। तो मैं यहीं पर ही वर्किंग कर देता हूँ, फेस पर ही। पहले एसेट हमारे पास आ गया, किधर गया? इक्विपमेंट आ गया। ओके, इक्विपमेंट कितना जी? 3600। अक्यूमुलेटेड डेप्शन कितनी है? 1840। कितने परसेंट है? 10%। ये आ जाएगा। और यहां से फर्नीचर 2400 माइनस 960, 10% है। खत्म कहानी। आपको पता है इनको कहां लेके जाना है। एडमिन में डेबिट कर देंगे, कंबाइन भी कर सकते हो। एडमिन एक्सपेंस में डेबिट कर देंगे और आपको पता है माइनस कर देंगे नॉन करेंट एसेट में से। कंबाइन ले जाओ और माइनस कर दो, खत्म एडजस्टमेंट। देखना जरा, इनमें से कोई एडजस्टमेंट दोबारा पूछनी है तो मुझसे पूछ लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं जरा। जी, कोई क्वेश्चन जी? ठीक है जी। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में करते हैं जी। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।